अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ़्ते हम बात करेंगे दो बुरी ख़बरों से जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ हैं। एक हिंदुस्तान की है तो दूसरी स्वीडन की है या यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाली है। हिंदुस्तान में आप देखिए कि किस तरह मोहम्मद आफ्ताब आलम को दिल्ली के क़रीब बेदर्दी से जय श्री राम नहीं बोलने पर उनको मार दिया गया है। अगरचे कि इसकी ऑडियो क्लिपिंग उनके लड़के के पास मौजूद है, लेकिन पुलिस ये डिनाई कर रही है या पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि ये मॉब लिंचिंग का वाक़या नहीं है। अगर बेटे की ज़बानी सुनेंगे तो आफ्ताब आलम के बेटे ये कहते हैं कि उनके वालिद ने जब टोल प्लाज़ा के पास अपनी गाड़ी पहुंची तो फ़ोन मिलाकर फ़ोन को ऑन रख दिया था, जिसकी ऑडियो क्लिपिंग उनके पास मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है कि लोग उनसे पीछे जो बैठे हैं लोग उनसे ख़तरा महसूस हुआ तो ये फ़ोन मिलाने की हरकत किए थे आफ्ताब आलम। और जब आफ्ताब आलम फ़ोन मिलाए थे उस वक्त ये बात आ रही थी कि आप क्या मोहम्मडन हैं, इसलिए कि दिल्ली के या नॉर्थ इंडिया में अगर कहीं भी जाएंगे हम शुमाली हिंद में तो वहाँ मुसलमान नहीं कहा जाता है, वहाँ मोहम्मडन कहा जाता है। तो आप मोहम्मडन हैं? तो हाँ मोहम्मडन है। तो शराब पीने की बात की गई थी उनसे, तो उन्होंने इनकार जब किया तो फिर मालूम हुआ कि मुसलमान हैं। उन पे जो भी हमला हुआ है अभी उसकी तो खैर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस को बहुत बड़ी आसानी के साथ ये मिल जाना चाहिए और शायद हो सकता है कि पुलिस उसमें जो दफ़ात लगाई हैं क़ानून के तहत उसमें भी तरमीम करेगी। लेकिन पुलिस हर वक्त मशकूक रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस रहो या दिल्ली की पुलिस रहो। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर योगी के तहत चलती है तो दिल्ली की पुलिस अमित शाह के तहत चलती है। तो हर वक्त पुलिस पे, चाहे ये दो रियासतें ही क्यों ना हो, बल्कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो पुलिस से कई लोगों को, आवाम को, ख़ास तौर पे मासूम आवाम को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो देखना ये है कि किस तरह पुलिस अपनी गैर जानिबदारी बताती है। और दूसरी बात रही कि स्वीडन में जिस तरह कुरान शरीफ का नुस्खे को जलाया गया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। यूरोप में चाहे वो नॉर्वे हो या स्वीडन हो या डेनमार्क हो, कहीं ना कहीं वक्तन फ़ौक़तन एक छोटे छोटे इंटरवल के साथ आप देखिए कि हर वक्त ये होता आ रहा है कि कभी नुस्खे को जलाया जा रहा है, कुरानी किताबों को जलाया जा रहा है, तो कभी ये बताया जा रहा है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक किस्म से उलझा के रखने की एक साजिश है जो आलमी सतह पे हो रही है। तो फिर बात अगर हम हिंदुस्तान की करेंगे तो देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में हर 50 किलोमीटर पे ज़मीन का रंग चेंज हो जाता है, कपड़े पहनने का रंग चेंज हो जाता है। मैं वो उस कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कपड़ों की बात मोदी साहब करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर कुर्ता पहनता है तो फिर वहाँ पे नीचे आने के बाद आप यूपी चले जाएंगे तो वहाँ पे सदरी का आम रिवाज है। तो ऐसे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। तो हिंदुस्तान की ये खूबसूरती रही है कि आप वहाँ पे ज़मीन के साथ साथ कपड़े बदलते हैं, कपड़ों के साथ साथ जो लहजा है, डायलेक्ट जिसे कहते हैं, तो अगरचे कि हिंदुस्तान में तकरीबन 1800 से 2000 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं, डायलेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए किस तरह ये चेंज होता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फिर वापस अपने कम्युनल एजेंडे पे आने की एक बात हो रही है। मुसलमानों को एक दुश्मन बना के या मुसलमानों को सबसे बड़ा दहशतगर्द बता के आज मारा जा रहा है मुसलमानों को। कल ये हो सकता है कि बहुत जल्द, ऐसा नहीं है कि कोई लंबी बात होगी, लेकिन बहुत जल्द ये हो सकता है कि जैसे ही मुसलमानों के पे गुस्सा कम हो जाएगा तो वहाँ पे फिर आ जाएगा कि अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड क्लास वर्सेस शेड्यूल कास्ट। ये एक चीज़ करके बहरहाल पूरे हिंदुस्तान को लड़ाने की एक कोशिश हो रही बीजेपी की। तो मैं समझता हूँ कि अब तक ये हिंदू मुस्लिम हो रहा था, ज़ात पात का हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान लड़ेगा बीजेपी से। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द हो सकता है। देखिए किस तरह हो सकता है, ये बहुत जल्द की जो बात है वो मैं आपको इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे आज जो गिरावट है जीडीपी का, अगर हम देखेंगे तो आज हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं वो ये है कि -24% जीडीपी है। 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड आज बग़ैर रोज़गार के चल रहे हैं। ये तो 12 करोड़ की लोग हैं जिसकी नौकरी चले गई है, उसका तो कोई एदाद व शुमार नहीं है। इसके अलावा हिंदुस्तान के जो सरहद हैं वो भी अभी कोई ख़ास महफूज नहीं रहे हैं।
नेपाल जैसा मुल्क भी हिंदुस्तान को 56 इंच वाले वज़ीर आज़म को डराने की बात कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम जाएंगे तो दाखिली मसला जो हिंदुस्तान का है वो ये है कि स्टेट्स को जो जीएसटी के ड्यूज़ है जो मिलने के लिए, स्टेट्स के जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स होते हैं वो चलाने के लिए जो वो पैसे जो मिलना है, जीएसटी के ड्यूज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है वो नहीं मिल रहे हैं। तो स्टेट भी अपने प्रॉब्लम से आ सकता है। लेकिन इन सब मसाइल के लिए भक्त के पास इसका भी जवाब है। -24 जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो भक्त ये कहता है कि ये तो सिर्फ आप हिंदुस्तान की बात करें, दूसरे कौन से ममालिक हैं जो प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, यकीनन फ्रांस भी पीछे है, जर्मनी भी पीछे है, यूके भी पीछे है, अमेरिका भी पीछे है, लेकिन चाइना जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ था वो +3% पे आ गया है। तो भक्त के पास ये जवाब है कि आप दूसरे लोगों को भी देखिए। जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, या कोरोना वायरस की वजह से सब सुस्त रवि आ गई है तो इसीलिए ये रोज़गार पे हो या कारोबार पे हो इसीलिए मुतासिर हो रहा है। तो इसके अलावा अगर बॉर्डर की बात करेंगे तो बोलेंगे कि पाकिस्तान के लिए घुस के मारने की बात होती है, लेकिन चाइना आपकी टेरिटरी में घुसते चले जा रहा है, 5 किलोमीटर पे आ गया है। अब तो इतने सालों के बाद, तकरीबन 40 साल के बाद सरहद पे वार्निंग के हिस्सों शॉट्स चलाए गए हैं, तो इसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जीएसटी की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये कोरोना की वजह से पैसे नहीं हैं या कारोबार नहीं हो रहा है, आमदनी कम हो गई। देखिए, आमदनी आज क्या कल भी ये चीज़ आमदनी बराबर होने वाली नहीं है, इसलिए कि मेरा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी जीएसटी के तरीके से या इनकम टैक्स के ज़रिए से, इसमें कम अज़ कम महीने को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान या कमी होने वाली है। तो इससे कैसा डील करने वाली है गवर्नमेंट, इसका कोई प्लान नहीं है। आप देखिए कि मनमोहन सिंह के ज़माने में 2008 में वर्स्ट क्राइसिस कहा जाता है जिसे 1920 या 1930s के बाद का जो डिप्रेशन था उसको 2008 के बाद जो हुआ था, लेमन ब्रदर्स से शुरू हुआ था, उस वक्त $140 फ़ी बैरल पेट्रोल का होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह कामयाब हुए थे। पूरी दुनिया मुतासिर हुई थी लेकिन इंडिया बच गया था, इसलिए कि मनमोहन सिंह एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। आप देखिए कि मोदी आज पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा -24% जीडीपी में परेशान है। तो अगर हम ये देखेंगे तो क्यों मनमोहन सिंह बचे थे और क्यों मोदी फंसे, ये देखेंगे तो मनमोहन सिंह को ये मालूम था कि फॉर्मल सेक्टर एक है, लेकिन पैरेलल अगर उसका बिल्कुल मसावी अगर देखेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ पे कई लाख बल्कि कई करोड़ लोग रोज़गार से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग मुतासर नहीं होना है तो ही हिंदुस्तान बच सकता है। ये मनमोहन सिंह की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन मोदी साहब की स्ट्रैटेजी ये थी कि नोटबंदी ला लिया, आप जीएसटी ला लिए, अनप्लान्ड जीएसटी लाए हैं जो आज तक भी आप कमी बेशी करते 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 ये नौबत पे ला लिए हैं, और अब ये है कि -24% जीडीपी आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब हालात में अब जिस तरीके से गवर्नमेंट को परेशानी हो रही है, ऐसे हालात में अगर हम जाएंगे तो सिवाय बीजेपी के पास कोई और नहीं है बल्कि सिर्फ कम्युनल एजेंडे को फिर दोबारा इख्तियार करना है। राम मंदिर बनने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ऑर्डर मिल गया है, लेकिन मॉब लिंचिंग हो या मुसलमानों पे टारगेटेड अटैक्स होना, फिर से ऐसा लग रहा है कि फिर जैसा ही ये कोरोना वायरस का बुखार उतरेगा तो मैं समझता हूँ कि फिर वापस ये गवर्नमेंट कम्युनल एजेंडे पे चले जाएंगी। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि अब फिलवक़्त मुसलमानों को ख़ास तौर पे बहुत ही सोच समझ के अपने क़दम बल्कि अपने मुस्तक़बिल के लिए अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब प्रोग्राम्स होते रहेंगे फ़िक्र नज़र में किस तरह प्लान कर सकते हैं और किस तरह हम अपने आप को, अपने अहल व अयाल को, अपनी कौम को कैसा बचा सकते हैं, उस पर भी बात करते जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कम्युनल एजेंडे को हम देखते हुए अगर आज होशियार हो जाएंगे या नींद से बेदार हो जाएंगे तो हम इसे टैकल करने में कामयाब हो सकते हैं। रही बात, ये तो कम्युनल एजेंडे की बात ही, चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स रहो या डोमेस्टिक, इंडिया का डोमेस्टिक अफेयर रहो। मैं एक अपनी बात को यहाँ पे आज इस हफ्ते अहम मौजू ये है कि तेलंगाना में केसीआर साहब ने एक लैंड अप्रोप्रिएशन बिल लाया है, या पट्टेदार 2020 एक्ट लाने की बात हुई, या वीआरओ एबॉलिशन एक्ट लाने की बात हुई है। तो इसमें आप देखिए कि ये
आसानी के साथ आप इतना आसान मत समझिए ये मसले को। यकीनन केसीआर तेलंगाना के लल्लू प्रसाद यादव है जिन्हें ये मालूम है कि किस वक्त क्या बात करना है और कैसा अपने हालात को या लोगों को किस तरह खुश करना है, चाहे वो असेंबली में हो या उनके घर पे मिलने वालों को हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो या शेड्यूल कास्ट हो, उनसे किससे कैसी बात करना है ये केसीआर को अच्छी तरीके से मालूम है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि केसीआर इतना साफ उनका दिमाग है कि उन्हें किसको किस वक्त क्या बात करना है ये बेहतरीन तरीके से मालूम है। लेकिन LRS की जो स्कीम आई है इसमें आप देखिए कि अक्सर मुस्लिम इलाके जो होते हैं वो सियासी या पॉलिटिकल पैट्रनेज के उसमें वहाँ पे लैंड की प्लॉटिंग होती है और मासूम आवाम को बेच दिया जाता है। अगरचे के थर्ड फोर्थ ओनर होंगे, पहले लिए थे कोई एक साहब लिए थे, फिर दूसरे साहब लिए हैं, तीसरे साहब लिए, लेकिन आज जो काबिज है उसे अपनी ज़मीन को रेगुलराइज कराने के लिए गवर्नमेंट की फ़ीस बनना है। और अक्सर आप देखिए, चाहे वो अगर हम शहरी हुदूद की बात करेंगे तो कोई रेट मैंने समझता कि 25,000 से 35,000 या बल्कि 37,000 रुपये भी एक पर स्क्वायर यार्ड का गवर्नमेंट का रेट है। ऐसे इलाके जहाँ पे मुसलमान गुंजान आबादी वाले मुस्लिम इलाके, वहाँ पे रेट 25 से 40,000 के बीच में अगर हम तसव्वुर करके चलते हैं तो वहाँ अगर कोई आदमी 50 गज का भी अगर घर रखता है तो उसकी वैल्यू तकरीबन 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए के करीब उसकी ज़मीन की वैल्यू होती है। अगर वो रेगुलराइजेशन के लिए जाता है तो उसे हर एक के ऊपर 1-1 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। इसे TRS गवर्नमेंट ने लाया है, नेक नियति के साथ लाया होगा, लेकिन हमारी गलती ये है कि हम सियासी लोगों के बेचे हुए ज़मीनात लेके उसमें अगर फंसते हैं तो जो एंड यूज़र है जिसके नाम पे आज ज़मीन है उसे ये फ़ीस या जुर्माना अदा करके अपनी ज़मीन को बाज़ाब्ता रेगुलराइज करने का एक मौका है। लेकिन क्या हम उतने पैसे देने के लिए तैयार हैं? अगर हम इसी की बात हो, चाहे वो असेंबली में PV नरसिम्हा राव के ताल्लुक़ से 100 साल 7 साल तक़रीब के ऊपर आप एहतजाज करके बाहर निकलने की बात हो, या सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की तामीर की बात करेंगे, तो ये सब अपनी जगह है। लेकिन अब जो फ़िल वक़्त कॉमन आदमी को फ़िल वक़्त आके जो फंसने वाला है हर आदमी, वो जो सियासी सरपरस्ती में ज़मीन ख़रीदे हैं उसे रेगुलराइज करने का मसला आज दरपेश आया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे असेंबली में केसीआर साहब ने ये बताया कि तेलंगाना में 2,75,00,000 एकड़ ज़मीन तेलंगाना में है मजमूई तौर पे, उसमें से 1,60,00,000 एकड़ ज़राअत की ज़मीन है और तकरीबन 66 लाख एकड़ जंगलात की ज़मीनात है। इसके अलावा जो माँ बाकी ज़मीन है वो या तो सरकारी है या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अर्बन एरियाज़ में है। लेकिन यहाँ पे बात इस क़ानून में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है कि शहरी हुदूद में 25,000 से 40,000 रुपये का स्क्वायर यार्ड रेट है, और आप जैसे ही शहर के बाहर जाएंगे जहाँ पे हमारी आबादी कम है और दूसरों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे 2,500 से 5,000 रुपये का रेट है। तो उनको 6,000 8,000 में जो काम शहरी हुदूद के बाहर वालों का हो सकता है, वो शहरी हुदूद वालों को उसके लिए 1 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए हर एक पे असरअंदाज होने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये कहूँगा कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पे ही जुल्म क्यों आता है या मुसलमानों पे ही जुल्म के पहाड़ क्यों टूट पड़ते हैं। तो एक अच्छी बात जो समझ अब इस हफ्ते में पढ़ रहा था तो उसमें इस मुताले में ये बात आई कि जब ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाएगा तो उस ज़बान में दुआ की तासीर बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हम झूठ जो बोलते हैं, चाहे वो झूठ के लिए हो या झूठ धोखे के लिए हो, ये अगर हम कम करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर जो जुल्म के पहाड़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला बदल के रहमत के पहाड़ में आ जाएंगे। तो मैं इस बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए यहाँ रुखसत लूँगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।